Hello, good evening, all of you. How are all of you? I believe you are very well. आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है। एक वीक में हम दो दिन हिस्ट्री के का क्लास अटेंड करेंगे, बट कल इलेक्शन होने की वजह से लखनऊ हमने हिस्ट्री का क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो कल वाला क्लास, मंडे वाला क्लास हम कल वेडनेसडे को अटेंड करेंगे, उसको लेंगे। और मंडे को हम, जैसा कि एक दिन एंशिएंट हिस्ट्री, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री इस समय चला रहे हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को एक साथ ही पढ़ाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को अलग पढ़ाएंगे। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको ब्रिटिश के आगमन के बारे में, कैसे ब्रिटिशों का आगमन हुआ और कैसे उन्होंने 250 साल 1757 प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने कैसे भारत पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, इसके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो आज ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जिसका नाम था ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया। लेकिन उस चार्टर से पहले हम थोड़ा सा आपको कहानी बताना चाहेंगे। दरअसल पहला ब्रिटिश पर्सन राल्फ फिश था। राल्फ फिश, जो कि स्थल के रास्ते, समुद्र के रास्ते नहीं, स्थल के रास्ते वो भारत 1583-84 में आया था। 1584 में वो भारत आया था और 1585 में अकबर के दरबार में, 1585 में 1585 में अकबर के दरबार में जाने वाला पहला ब्रिटिश पर्सन था, पहला ब्रिटिश मैन था। कौन? राल्फ फिच। राल्फ फिच नाम है इसका, राल्फ फिच। राल्फ फिच, राल्फ फिच पहला पर्सन था जो कि अकबर के दरबार में, पहला ब्रिटिश पर्सन था जो कि अकबर के दरबार में 1585 में गया। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स और बड़े बड़े उद्योगपति अरिस्टोक्रेट जो थे, उन्होंने 1599 में एलिजाबेथ को एक लेटर लिखा चार्टर प्रदान करने के लिए, जिसके फलस्वरूप एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को चार्टर प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप रेड ड्रैगन पहला ऐसा जहाज था, पहला ब्रिटिश जहाज था, पहला ब्रिटिश जहाज था जो कि सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में सुमात्रा है, वहां ये रेड ड्रैगन जहाज पहुंचा। पहला जहाज ऐसा था। ये जो चार्टर प्रदान किया था एक रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये 15 साल के लिए प्रदान किया था। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए एलिजाबेथ ने चार्टर प्रदान किया था ईस्ट इंडिया के देशों से व्यापार करने के लिए, ना कि पूरे विश्व से व्यापार करने के लिए। जो देश ईस्ट इंडिया के, मतलब कि जो कि पूर्वी एशिया में जो देश अवस्थित है, केवल उन देशों से व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था। ओके, इसके बाद 1607 ईस्वी में राजा जेम्स सेकंड ने एक व्यक्ति को हायर किया। उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, इसको विलियम हॉकिंस भी कहते हैं। विलियम हॉकिंस को हायर किया राजा जेम्स ने और उनसे कहा कि आप जाइए भारत
और भारत के जो समय के जो सुल्तान थे, जो कि सम्राट थे, वो थे जहांगीर। और जहांगीर के दरबार में जाके कुछ ब्रिटिशों के लिए कुछ कंसेशन प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार राजा जेम्स ने विलियम हॉकिंस को कंसेशन प्राप्त करने के लिए कुछ जगहों पर ब्रिटिशों की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कैप्टन हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को 1607 में कहा भेजा भारत। तो 1607 में विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज के साथ, ये जहाज, ये शिप काफी इंपॉर्टेंट है, इस शिप का नाम था हेक्टर। हेक्टर शिप पर बैठकर उन्होंने अपना यात्रा 1607 ईस्वी में स्टार्ट किया। और 1608 ईस्वी में वो सूरत के तट पर पहुंचे। और सूरत के तट पर पहुंचने के तुरंत ही कुछ पुर्तगालियों ने उनको कैप्टिवेट कर लिया, कैद कर लिया, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और इसी तरह अप्रोच लगा के, और उस समय जो इटली के तोप थे उनका उन्होंने सोर्स लगाया। और सोर्स लगाने के बाद किसी तरह और पुर्तगीज के कैप्टिवेट से, कैद से बाहर निकले। और उन्होंने 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा की यात्रा स्टार्ट की। और उनका एक बुरहानपुर का एक सुल्तान था, उसने काफी हद तक, काफी ज्यादा विलियम हॉकिंस की मदद की आगरा पहुंचने में। अंततः विलियम हॉकिंस 1609 में आगरा पहुंचते हैं और जहांगीर के दरबार में जाते हैं। और जहांगीर ने उनकी काफी खैरियत की। और कुछ ही दिनों बाद जहांगीर और औरंगजेब में काफी मित्रता हो गई, काफी ज्यादा फ्रेंडशिप हो गया। और फ्रेंडशिप ऐसा था कि दोनों लोग साथ में ड्रिंक लिया करते थे। और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को एक नाम दिया, इंग्लिश खान के नाम से। इंग्लिश खान का नाम, इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने प्रदान किया। और विलियम हॉकिंस को जहांगीर जाने नहीं देना चाह रहे थे, इंग्लैंड तुरंत जाने नहीं देना चाह रहे थे। वो चाहते थे कुछ दिन हमारे दरबार में विलियम हॉकिंस और रुके। और उन्होंने विलियम हॉकिंस को प्रोत्साहित किया कि आप यहीं की कोई, हमारे हरम की कोई दासियों से, चाहे जो दासी हो, उससे आप शादी कर लीजिए। और इस प्रकार, और विलियम हॉकिंस जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के परमिशन लेने के लिए उन्होंने एक मरियम नाम की आर्मेनिया मूल की एक ईसाई महिला थी, जिससे अंततः विलियम हॉकिंस की शादी भी हो गई जहांगीर के कहने के बाद। लेकिन उस समय जहांगीर पर पुर्तगालियों का इतना अधिक प्रेशर था, इतना अधिक दबाव था कि वो विलियम हॉकिंस को अनुमति नहीं दे पाया कि आप जाइए सूरत में फैक्ट्री बनाने की स्थापना कर पाए। अंततः विलियम हॉकिंस निराश होकर 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार से निकलकर वो कहाँ चला गया? वो चला गया इंग्लैंड। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार से कुछ हासिल तो नहीं कर पाया, बट जहांगीर को प्रभावित करने में अंततः उसने सफलता जरूर प्राप्त कर ली। इस प्रकार विलियम हॉकिंस खाली हाथ ही उसको भारत से वापस लौटना पड़ा, कहाँ? इंग्लैंड। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों के प्रेशर की वजह से, पुर्तगालियों के अत्यधिक दबाव की वजह से विलियम हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं स्थापित कर पाया।
लेकिन बट उसने अस्थायी रूप से, टेम्पोरेरी रूप से उसने मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री 1611 ईस्वी में उसने अस्थायी रूप से नॉन परमानेंट रूप से उसने मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1611 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में 1612 में स्वाली का युद्ध हैपेंड होता है, स्वाली का युद्ध घटित होता है, स्वाली वार। और इस वार में अंग्रेजों की तरफ से थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज के कंबाइंड नेवल फोर्स को हरा दिया। और इस युद्ध में पुर्तगीज साम्राज्य को सबसे पहला झटका किसी युद्ध में लगा था, तो वो युद्ध था स्वाली का युद्ध। स्वाली के युद्ध में पुर्तगीज साम्राज्य को, स्वाली का युद्ध एक नेवल फाइट था, एक समुद्री फाइट था। इस फाइट में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से थॉमस बेस्ट लड़ा था और थॉमस बेस्ट रेड ड्रैगन जहाज से आया था और थॉमस बेस्ट ने इस युद्ध में पुर्तगीज सेना को हरा दिया। और पुर्तगीज सेना को हराने की वजह से जहांगीर इतना खुश हुआ कि उसने 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को परमिट दे दी। कहाँ फैक्ट्री बनाने की? सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति कब जहांगीर ने दी थी? 1613 ईस्वी में फैक्ट्री बनाने की परमानेंट फैक्ट्री, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री परमानेंट कहाँ स्थापित हुई? 1613 में। जहांगीर की परमिशन पाने के बाद, और जहांगीर ने परमिशन क्यों दिया? क्योंकि स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था और इससे खुश होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दिया था। तो इस प्रकार आप देखते हैं। और थॉमस बेस्ट इस प्रकार चला जाता है मलक्का इस स्वाली के युद्ध को जीतने के बाद। और 1616 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1611 में अस्थायी कंपनी की स्थापना मछलीपट्टनम में स्थापित की। बट 1616 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी कंपनी कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में स्थापित की। इस प्रकार आप देखते हैं कि 1616 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों की अस्थायी कंपनी स्थापित हो गई। इसके बाद आप चले आइए मद्रास। 1639 ईस्वी में एक गोलकुंडा सुल्तान के अंतर्गत के अंदर ही एक चंद्रागिरी के राजा हुआ करता था। चंद्रागिरी का राजा था। उस चंद्रागिरी के राजा ने अंग्रेजों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनापति थे फ्रांसिस ड्रेक। और फ्रांसिस ड्रेक चंद्रागिरी के राजा ने मद्रास को, जो कि उस समय कहा जाता था मद्रास पट्टिनम, उसको पट्टे पर दे दिया। पट्टे पर लीज पर किसने दिया? चंद्रागिरी के राजा ने। और 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने वहां एक किले की स्थापना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में किया। और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों के पूर्वी केतन का मुख्यालय 1700 ईस्वी तक 1700 ईस्वी तक फोर्ट विलियम के बनने तक, फोर्ट विलियम का स्थापना 1700 ईस्वी में होता है, उसके बनने तक पूर्वी तट के फैक्ट्रियों का मुख्यालय अंग्रेजों का कहा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। और फोर्ट सेंट जॉर्ज को 1646 ईस्वी में मीर जुमला ने इस पर कैप्चर कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। और 1686 ईस्वी को फोर्ट सेंट जॉर्ज को औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। तो इस पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की कहानियां उतार चढ़ाव से भरी हुई हैं। उसके बाद 1650 ईस्वी में एक व्यक्ति था शाह
शाहशुजा किसका लड़का था? शाहशुजा लड़का था शाहजहां का। शाहजहां के 4 लड़के थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, सुजाद और मुराद। सुजा और मुराद, और औरंगजेब ने दारा शिकोह, सुजा और मुराद तीनों भाइयों का मृत्यु एक के बाद एक कर दिया था सत्ता सिंहासन को पाने के लिए। लेकिन इसकी जब हम इतिहास पढ़ाएंगे औरंगजेब के बारे में, इसके बारे में हम आपको डीपली पढ़ाएंगे। अभी बताएंगे तो विषयांतर हो जाएगा, और हम विषयांतर नहीं होना चाहते। और 1650 ईस्वी में शाहशुजा ने 3000 रुपए वार्षिक किराए के बदले में हुगली में फैक्ट्री बनाने की अनुमति अंग्रेजों को प्रदान कर दी। 3000 हुगली में कंपनी बनाने की अनुमति शाहशुजा ने 1650 में अंग्रेजों को प्रदान कर दी, 3000 रुपए वार्षिक किराए के एवज में। और हुगली में कंपनी फैक्ट्री कंपनी 1650 में शाहशुजा ने अनुमति दी, और 1651 में फैक्ट्री की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने हुगली में अपनी कब फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी हुगली में अपनी कंपनी कब स्थापित की थी फैक्ट्री? 1651 में। अब एक कहानी स्टार्ट होती है, स्टोरी ऑफ मुंबई। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मुंबई? क्या है स्टोरी ऑफ मुंबई? स्टोरी ऑफ बॉम्बे। उस समय बॉम्बे था, मुंबई नहीं था। ओके, स्टोरी ऑफ बॉम्बे। दरअसल 1661 में, एक्चुअली 1661, एक पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ तय होता है, फिक्स होता है। और शादी के एवज में पुर्तगाल के राजा ने बॉम्बे को दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया। बंबई को 1661 में पुर्तगालियों के राजा ने अपनी लड़की की शादी, कैथरीन द ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से करने के एवज में मुंबई को दहेज के रूप में सौंप दिया। क्यों मुंबई को दहेज के रूप में पुर्तगाल के राजा ने सौंपा? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सौंपा? इसलिए सौंपा क्योंकि मुंबई उस समय दलदली भूमि थी। मुंबई जो आज आपको दिख रहा था, उस समय वहां कुछ नहीं था। वहां केवल लेक थे, और लेक पे दलदली भूमि थी, और वहां मच्छरों का साम्राज्य था। मतलब कि रहना, उस समय वहां रहना उतना सुटेबल नहीं था। इसीलिए पुर्तगाल के राजा ने मुंबई को दहेज के रूप में किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। और किस रूप में सौंपा? दहेज के रूप में सौंपा। और पुर्तगाल के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1667 में 1667 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या कर दिया? दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड ने। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड 1687 अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से शिफ्ट करके कहा कर दिया?
बंबई को कर दिया। बंबई का मुख्यालय बना अंग्रेजों का पश्चिमी तट का 1687 में, 1687। ओके, तो इस प्रकार 1687 में बंबई को बॉम्बे को पश्चिमी तट का मुख्यालय बनाया गया, सूरत से स्थानांतरित करके। ओके, अब आते हैं हम बंगाल की कहानी पर। दरअसल हमने आपको बताया कि 1650 ईस्वी में शाहसुजा ने 3000 रुपये वार्षिक किराए के एवज में अंग्रेजों को अनुमति प्रदान की बंगाल में व्यापार करने की और हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने की। बट 1685-86 में उस समय बंगाल का जो दीवान था, जो नवाब था बंगाल का, वो था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा था। ये वही शाइस्ता खान था जिसकी 3 अंगुलियां शिवाजी ने काट दी थी जब ये दक्कन का सूबेदार था। तो उस समय शिवाजी से इसका पंगा होकर गया था। शिवाजी ने दरअसल रात को इसके दिल में हमला कर दिया था और भागते वक्त इसकी 3 अंगुलियां शिवाजी के तलवार से कट गई थी। तो यह वही शाइस्ता खान था। और अंगुलियां कटने के बाद तुरंत दिल्ली आया। दिल्ली आया और ये मिला किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ इस पर, तो इसने तो मुगल साम्राज्य का नाक कटवा दिया। तो औरंगजेब ने सजा के रूप में इसको बंगाल का दीवान बना दिया। किसको? शाइस्ता खान को। तो शाइस्ता खान अंग्रेजों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता था, बहुत ज्यादा ग्रज रखता था, बहुत ज्यादा एक प्रकार से हैट्रेड अपने अंदर रखता था, घेरा करता था। और ये क्या किया? अंग्रेजों को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा था शाइस्ता खान। और इसने अंग्रेजों से कहा कि हम जो आपने शाहसुजा के समय 3000 रुपये वार्षिक किराए के एवज में आपने जो कंपनी फैक्ट्री हुगली में बनाने की अनुमति और इसके साथ साथ बंगाल में जो व्यापार की अनुमति आपने प्राप्त की थी, हम उसको रिपील कर रहे हैं, हम उसको समाप्त कर रहे हैं। हम अब अंग्रेजों के साथ नया समझौता करेंगे, क्योंकि अंग्रेज उस शाहसुजा के फरमान को, शाहसुजा के आदेश का मिसयूज कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों और शाइस्ता खान के बीच में क्लैश स्टार्ट हो गया, एक झगड़ा स्टार्ट हो गया। और औरंगजेब, शाइस्ता खान ने औरंगजेब को भी इसके लिए राजी कर लिया था कि आप अंग्रेजों पर प्रेशर डालिए और अंग्रेजों से कहिए कि आप अब एक नए सिरे से समझौता करिए और 3000 रुपये वार्षिक किराया ये बहुत कम है। और ये समझौता क्या होगा? अंग्रेज जो भी माल से कमाएंगे उसका 4.5% हमको एज ए टैक्स चाहिए, एज ए कर चाहिए। किसने कहा? शाइस्ता खान ने कहा, जो मुगलों का दीवान था। किससे कहा? अंग्रेजों से कहा। बट अंग्रेज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों और मुगलों में पंगा हो गया और लड़ाई हो गई। तो औरंगजेब की सेनाएं, कुछ सेना शाइस्ता खान का हेल्प करने के लिए भेजते हैं। तो शाइस्ता खान और औरंगजेब की कंबाइंड आर्मी ने अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया
और जितने भी अंग्रेज के तब तक कंपनियों की स्थापना की थी, वहां से मुगलों ने अंग्रेजों को पूरी तरह खदेड़ दिया। और अंग्रेज कहाँ भाग गए? अंग्रेज भाग गए, एक जगह था कलकत्ता के पास ही, सूतानाती। कहाँ? सूतानाती। ये लोग भाग गए कहाँ? सूतानाती। और सूतानाती से ही अंग्रेज लोग मुगलों पर भी अटैक करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल मुगल ही हावी थे, अंग्रेज भी जहां मौका मिलता था ये लोग भी अटैक करते थे। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि औरंगजेब के समय मुगल आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, उससे उसकी अपेक्षा, उसके अनुरूप ब्रिटिश की आर्मी ताकतवर नहीं थी। ब्रिटिश की आर्मी ताकतवर कहाँ थी? समुद्र में, नेवल में, समुद्री शक्ति में ब्रिटिश लोग हावी थे। बट उनके पास स्थल शक्ति, थल की शक्ति, लैंड पावर उनके पास मुगलों की अपेक्षा नहीं था, जिसकी वजह से औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। उनकी सारी कंपनियों को उन्होंने शट डाउन कर दिया। बट अंग्रेजों के पास एक समस्या थी कि अंग्रेजों का काम बिना ब्रिटिशों के नहीं चल सकता था। सॉरी, मुगलों का काम बिना ब्रिटिशों के नहीं चल सकता था, क्योंकि मुगलों का व्यापार भी समुद्र के थ्रू हो रहा था, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के थ्रू हो रहा था। और समुद्र में जो शक्ति था, जो समुद्र में नेवल फाइट जिसके पास अधिकतर थी, वो ब्रिटिश थे। तो अंततः जाट चालनाथ और शाइस्ता खान के बीच एक समझौता होता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जैसे मुगलों को ब्रिटिश की नेवल फाइट की जरूरत थी, तो ब्रिटिशों को मुगल की थल शक्ति की जरूरत थी। मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं। तो इस समझौते में दोनों का लाभ था, तो अंततः समझौता होता है। और सूतानाती गोविंदपुर और कालीकाटा, ये 3 गांव अंग्रेज लीज पर लेते हैं, पट्टे पर लेते हैं। और इस 3 गांव को मिलाकर आपका जो आधुनिक कलकत्ता देख रहे हैं, ये आधुनिक कलकत्ता की जड़, कलकत्ता की जड़ उसी समय 3 गांव को मिलाकर अंग्रेजों ने एक शहर के रूप में की थी। और इसके बाद अंग्रेजों ने 1696 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम का वास्तुकार कौन था? फोर्ट विलियम का वास्तुकार था जॉर्ज गोल्डन बारो। जॉर्ज गोल्डन बारो का वास्तुकार था। और फोर्ट विलियम का नाम जो पड़ा है, ये विलियम थर्ड जो इंग्लैंड के राजा थे, उनके नाम पर फोर्ट विलियम का नाम पड़ा है। और इस फोर्ट विलियम को 1700 में पूर्वी तट का मुख्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज के अलावा फोर्ट विलियम को भी पूर्वी तट का मुख्यालय 1700 में बनाया गया। 1700 में क्या बनाया गया? फोर्ट विलियम को भी पूर्वी तट का मुख्यालय बनाया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज से अलग करके। इस प्रकार आप देखते हैं कि ब्रिटिश की कंपनियां बॉम्बे, मद्रास,
और कलकत्ता में जो 3 मेजर फैक्ट्रियां थी, तीनों मेजर फैक्ट्री के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे अंग्रेजों ने इन 3 मेजर फैक्ट्रियों की स्थापना एक के बाद 1700 आते आते संपूर्ण कर लिया। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको 1717 में जो फारूक सियर का फरमान मिला था, 1757 का प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जिसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास हम यही फिनिश करते हैं। सो लेट्स थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए और हमारा भी मनोबल भी आप बढ़ाते रहिए, जिससे हम अनवरत आपके लिए क्लास लाते रहें। सो लेट्स थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद।